ओके बेटा, तो जो हमारा ये लेसन चल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन? बुक्स एंड बेरियल्स। और हमने पहला जो हिस्सा इसका कर लिया है, व्हाट इज दैट? वो क्या हमने किया? बुक्स का हमने किया। और बुक्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़ी वो किसके बारे में पढ़ी थी? किसके बारे में थी? वेरी गुड, वेदास। हाउ मेनी वेदास आर देयर? 4 वेदास। कैन यू नेम देम? वेरी गुड। सामवेदा, अथर्वा वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 है ना। तो जब ये वेदास जो है, जब ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हो रहे थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, तो दुनिया के बाकी हिस्सों में उस वक्त कुछ और डेवलपमेंट्स हो रही थी। आज हम उन डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपके वहाँ बुक में जो आपको लिखा हुआ है, देयर इज हेडिंग इज देयर, दैट इज साइलेंट सेंटिनल्स, है ना। उसमें साइलेंट सेंटिनल्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये लफ्ज़ की मीनिंग क्या है। इस लफ्ज़ की मीनिंग क्या है? साइलेंट सेंटिनल्स अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हम पढ़ रहे हैं? साइलेंट तो आप पता है, साइलेंट का मतलब होता है खामोश। सेंटिनल का मतलब होता है महाफिज, गार्ड, जो कहीं पर खड़ा रह के गार्डिंग करे, लेकिन खामोशी से गार्डिंग करे। अब ये खामोशी से गार्डिंग क्या कर रहा था? इट इज द स्टोरी ऑफ, एक्चुअली द स्टोरी ऑफ मेगालिथस। वहां लिखा हुआ मेगा मीन्स बिग एंड लिथोस, यू नो दैट इज स्टोन्स। तो बड़े स्टोन की कहानी का हमने माइक्रोलिथस भी पढ़े हैं। किस में पढ़े? जब हमने ये मेसोलिथिक एज पढ़ी तो उसमें हमने माइक्रोलिथस के बारे में पढ़ा था। और ये जो हम एज पढ़ने जा रहे हैं, ये असल में आयरन एज का जमाना है। और ये जब हम आयरन एज के जमाने का पढ़ रहे हैं तो यहां पर बहुत बड़े बेरियल्स हुआ करते थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा स्टोन का एक टूम्ब बनाया जाता था जिसको हम मेगालिथ कहते हैं। ये बड़े बड़े स्टोन के बड़े बड़े पिलर्स हुआ करते थे, और इनकी इलस्ट्रेशन आपकी बुक पर है। इस पेज में आपको दिया हुआ है, वहां पर ये बड़े बड़े वो बनाए हैं, ये ना, ये ऊपर वाला जो है। तो यहां पर आप मेगालिथस को देख रहे हैं। तो ये स्टोन बोल्डर्स जो है, इन्हीं को हम असल में मेगालिथस, जो वहां पर स्टोन बोल्डर्स आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? मेगालिथस कहते हैं। ये इस तरह से नहीं है कि लोगों ने बस ऐसे ही इनको छोड़ दिया था, बट दे वर केयरफुली अरेंज्ड। और ये किस लिए इस्तेमाल होते थे? पहले ही हमने चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा कि हमें बेरियल्स के बारे में पढ़ा। ये बेरियल साइट्स हैं। क्या है ये? बेरियल साइट्स हैं। यानी जो आप देख रहे हैं इस पर, अपनी बुक पर जो आप ये फोटोज देख रहे हैं, ये बेरियल साइट्स हैं। और ये एक तरह की उनका एक तरीका था, उनका एक अपने कल्चर में एक प्रैक्टिस थी कि वो मेगालिथस को जो है वो इरेक्ट करते थे। और ये आज से 3000 साल पुरानी कहानी है। कितनी बड़ी कहानी है? 3000 साल। और जब हमने किसके बारे में बात की थी? ऋग्वेदा के, तो हमने 3700 वर्ष की बात की थी। तो ये उससे भी थोड़ी बहुत पुरानी कहानी है, सो फार एज द डेट इज कंसर्न। समझ रहे हैं? और ये कहां कहां पर हमें मिलते हैं अगर हम देखेंगे, इट इज एक्चुअली वाइड स्प्रेड थ्रू आउट दक्कन। दक्कन के इलाके में पाए, जो साउथ इंडिया का इलाका है, जो पेनिनसुलर वी शेप्ड इंडिया है, उसमें जो सेंट्रल पार्ट्स हैं उनको हम दक्कन कहते हैं। और साउथ इंडिया का पूरा इसमें एरिया आता है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा इलाका, और कश्मीर में भी ये बेरियल्स पाए जाते हैं। तो इस को आप, जो हमने पहले से ही जो हमने मैप्स शुरू में हमने वो एक दफ़ा इसको आपने देखा भी है। ये आपके पेज 13 पर मैप 2 है। पेज 13 पर ये मैप 2 है। मैं यहाँ से ही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें मेगालिथस के बेरियल्स के बारे में अगर आपको पढ़ना होगा तो कुछ साइट्स के बारे में हम यहां पर इस मैप के हवाले से बात करेंगे। और ये जब मेगालिथस हम देखते हैं तो आम तौर पर ऊपर से हमें एक पिलर नजर आता है। यानी आम तौर पर जब इनको एक्सकेवेट किया गया तो ऊपर से एक पिलर हुआ करता था। और फिर आर्कियोलॉजिस्ट उसको आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल गया कि असल में ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, इसके नीचे असल में बेरियल है। और ये ऊपर जो सेंटिनल गार्ड लगा हुआ है, तो ये असल में हमें निशानदेही कर रहा है कि इसके नीचे
बड़ा एक बोल्डर्स का एक सर्कल बना हुआ है और इसके ऊपर जो है ये असल में एक स्टोन रखा हुआ है, समझ रहे हैं, और ये गार्ड की तरह इसको इस ग्राउंड के ऊपर गार्ड की तरह खड़ा है। दैट इज वाई कि यूजुअली इट वाज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो इस वजह से हम इसको सेंटिनल की तरह भी देखते हैं कि ये जैसे गार्ड की तरह खड़ा हुआ है। और ये सारे के सारे पत्थर असल में इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि देयर इज अ बेरियल बीनीथ। नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ी बेरियल है, बेरियल साइट है, एक कोई किसी शख्स को या किसी फैमिली को यहां दफन किया गया है। और अब यहां बेरियल्स के अंदर सिर्फ हमें मुर्दे नहीं मिलते हैं, मुर्दों की हड्डियां नहीं मिलती हैं, बल्कि देयर आर सेवरल थिंग्स जो उस जमाने में बेरियल्स के अंदर जो हमें पाए जाते हैं। पीपल व्हेन दे मेक दीज या व्हेन दे मेड दीज बेरियल्स, तो उनमें वो बहुत सारी चीजें जो है उनको रखते थे। लेकिन बेरियल्स के बनाने का जो तरीका होता था वो इसने हैफेजर्डली दिया हुआ है। और यहां लिखा है कि डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, फिर ब्रेकिंग बोल्डर्स, फिर प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सूटेबल स्टोन्स, शेपिंग स्टोन्स, बरीइंग द डेड। ये उसने एक लिस्ट दिया हुआ है कि ये काम वो करते थे। लेकिन फिर पूछा है कि आप इस ऑर्डर को करेक्ट कीजिए, यानी पहले आप क्या समझ रहे हैं, ताकि आपकी एक सोच बन जाए कि हम किस तरह से उस जमाने के बारे में अंदाजा लगा सके। समझ रहे हैं? तो इससे आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजिस्ट का काम सीधा साधा नहीं होता है, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना होता है। तो हम भी इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे। जब हम देखेंगे, सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता था, फाइंडिंग सूटेबल स्टोन्स। ये पहली चीज आएगी इसमें, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि जो स्टोन्स उनको चाहिए उस हिसाब से जो स्टोन्स है, पहले वो जगह तयन करेंगे कि कहां से स्टोन्स लाने हैं। क्लियर? और ये दूर भी हो सकते हैं, ये पास भी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर उन स्टोन्स में से बोल्डर्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है, क्योंकि पूरे के पूरे पहाड़ को तो नहीं लाया जा सकता है, उसको तोड़ के ही लाना है। तो देन कम्स ब्रेकिंग बोल्डर्स। उसके बाद इनकी एक शेप बनानी है, ऐसे ही रफली नहीं रखना है, बल्कि उस जमाने में उनका एक शुगल था कि वो इन चीजों को अच्छे तरीके से काटते थे, कार्व आउट करते थे स्टोन्स को। तो फिर शेपिंग स्टोन्स ही आएगा। उसके बाद ये शेप करके इनको उस जगह पर ले जाना था जहां पर इनकी जरूरत थी, जहां टोम्ब बनाना था, तो ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स आएगा। क्लियर? उसके बाद डिगिंग पिट्स इन द अर्थ। अब अर्थ जहां पर इसको रखा जाता था, मुर्दे को रखा जाता था, तो उसके लिए एक कब्र बनाई जाती थी, उसके लिए पिट खोदा जाता था। उसके बाद उसमें बरीइंग द डेड, उसमें उसको रखा जाता। फिर उसके बाद प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फिर उस पर रखे जाते थे स्टोन्स को अच्छी पोजीशन के साथ। और फिर ऊपर जो है वो लास्ट वाला ऊपर वाला स्टोन जो होता था, और शायद हो सकता है ये वक्त के साथ साथ ये चीजें जो है ये अर्थ के नीचे आ गए हों। और फिर जो ऊपर इसमें एक आज भी हम रखते हैं, कब्र के ऊपर हम एक पत्थर रखते हैं, आपने देखा होगा, और बहुत सारे, और कुछ लोग तो उस पर एक वो भी एक स्टोन भी, बड़ी सी स्टोन लगाते हैं और उस पर डेट वगैरह वो खोद के डालते हैं। पुराने ज़माने के लोग भी इस तरह से करते थे। और ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम इनकी बात, मेगालिथ्स की बात करते हैं, तो ये बहुत पुरानी बात है, 3000 साल पुरानी बात है। और इन बेरियल्स में कॉमन फीचर जो थे, यानी जब हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो बेरियल्स पाए जाते हैं, इनमें एक सबसे एक आम चीज़ ये पाई जाती है कि ये एक तरह की बेरियल्स है, ये एक तरह की बेरियल्स है। और इनमें डेड को जब बरी किया जाता था, किसी डेड पर्सन को, तो उसके लिए खास किस्म के बर्तन इस्तेमाल होते थे, और उन बर्तनों को उसके साथ दफनाया जाता था। और दे आर नोन एज ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये यानी काले और सुर्ख रंग के इसमें इस्तेमाल होते थे, एक खास किस्म के ये बर्तन इस्तेमाल होते थे, वो इनके साथ दफन किए जाते थे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि किस लिए इस्तेमाल होते थे, तो फिर से वो तस्वुर आ जाता है कि शायद वो इनमें खाना रखते थे डेड के लिए। उनको लगता था कि उनकी एक आस्था थी कि आगे चलकर अगली दुनिया में जब ये जाएंगे तो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ था, यानी फ़ौरन से जब आदमी मर जाता है तो उसके फ़ौरन बाद उसको चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो बर्तन रखते थे।
या हो सकता है कोई इसकी और तवजीह भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हम यही अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ बर्तनों के साथ साथ इसमें क्या होता था, देयर वर टूल्स एंड वेपन्स, और भी कुछ औजार और हथियार भी वहां पर, खासकर लोहे के बने हुए। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ये आयरन एज से ताल्लुक रखता है। समझ आई बात? तो यहां पर जब हम स्केलेटन्स को देखते हैं तो स्केलेटन्स के साथ साथ हॉर्सेस के स्केलेटन्स भी निकलते, और जो हॉर्स पर आज के हिसाब से जब उनको हम देखते हैं उन चीजों को, कि वो इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं जो हॉर्स के लिए, एक राइडर के लिए इस्तेमाल होते हैं। हॉर्स पर जो है राइडर जो काठी वगैरह इस्तेमाल करता है, वो इक्विपमेंट्स यहां पर अंदाजा होता है कि ये इनके साथ लगे हुए हैं। यानी घोड़े को भी दफन किया जाता था, और साज या जीन जिसको हम वो कहते हैं उसके समेत। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, स्टोन के भी और गोल्ड के भी, प्रेशियस स्टोन्स के। और ये जो आयरन, हमने यहां आयरन की बात की, तो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे तो मैंने वहां भी आपको बताया था कि जब आप आगे चलकर पढ़ने जाओगी कि मतलब इंडिया में कहां कहां पर ये साइट्स पाई जाती हैं, तो वहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको नजर आएगा कि लेटर ऑन जब आर्यन्स का पीरियड हम पढ़ेंगे, या उससे थोड़ा बहुत पहले वाला पीरियड भी हम पढ़ेंगे, ऋग्वेद के पीरियड को हम आर्यन्स का पीरियड कहते हैं, थोड़ा सा ये उससे पीछे है, 700 साल पुराना है उससे। तो वहां पर हमें एक चीज नहीं मिलती है, वैसे दो चीजें नहीं मिलती है। आज जब हम देखते हैं मेटल में हमें आयरन नहीं मिलते हैं, और दूसरी तरफ जानवरों में हमें घोड़ा नहीं मिलता है। ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया। और यहां पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वाज आयरन यूज्ड इन हड़प्पन सिटीज, तो कितना बड़ा आंसर इसका, नो का आंसर, बहुत बड़ा नो इसका आंसर है। समझ रहे हैं? तो ये आपको पहले से ही पता है। तो अब इसमें जो है, जब हम डिफरेंसेस देखते हैं कि स्पेशल डिफरेंसेस एक बिरियल और दूसरे बिरियल में, वो है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन। इससे हमें अंदाजा होता है कि किस जो डेड पर्सन है उसका मर्तबा क्या था समाज में। समझ रहे हैं? यानी ये भी यहां से पता चलता है हमें। और वो किस तरह से, मिसाल के तौर पर किसी बेरियल में हमें बहुत कम ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, किसी में बहुत ज्यादा, तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है जिसमें कम मिलेंगे ये शायद बिलोंग करता था पुअर फैमिली से, और जिसके साथ ज्यादा मिलते थे चीजें तो हो सकता है ये, समझ रहे हैं, ये रिच फैमिली से ताल्लुक रखता था। सो दिस इज हाउ वी स्टडी आवर पास्ट। अब ब्रह्मागिरी को इस मैप पर हम देखेंगे, ये है ब्रह्मागिरी। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये यहां पर डॉट लगा हुआ है ये, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर अगर हम देखेंगे कि इसमें जो है ग्रीन धब्बा जो है मेगालिथिक साइट्स को दिखाता है। यहां पर की में यहां पर दिया हुआ है मेगालिथिक साइट्स, तो मेगालिथिक बिरियल ही हम पढ़ रहे हैं ना। तो ये ब्रह्मागिरी जो है, ये यहां पर एक बिरियल हमें मिला, और उसमें एक स्केलेटन जो है ऐसा मिला जिसमें 33 गोल्ड के बीड्स, मन के 33 मन के, और वो भी गोल्ड के पाए गए, और 2 स्टोन बीड्स पाए गए, 4 कॉपर बैंगल्स, तांबे की जो वो हाँ तो कड़े वो मिले, और एक जिसको हम कॉन्क शल कहते हैं, शंख जिसको हम कहते हैं, जिससे वो फूंक के जिससे वो निकलती है, आवाज निकलती है, एक तरह की सीटी बजती है, तो ये एक तरह का शल होता है जिसको शंख बोलते हैं हिंदी में। तो ये इस स्केलेटन के साथ मिले। और जब हम बाकी जगहों पर देखते हैं, ये हम कहां की बात कर रहे हैं, ये हम ब्रह्मागिरी की बात कर रहे हैं, और जब हम बाकी जगहों की बात करते हैं, वहां पर जो बाकी जगहों पर हमें स्केलेटन्स मिले, तो यहां पर देयर वर फ्यू पॉट्स, कुछ बर्तन उनके साथ पड़े हुए हैं। तो इस फाइंडिंग से हमें क्या सजेशंस मिलती है? क्या कि डिफरेंस जो है, स्टेटस में डिफरेंस था लोगों में, यानी लोगों में जो हम बिरियल से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ अमीर लोग थे और कुछ गरीब लोग थे, और इससे यह भी पता चलता है कि शायद इनमें से कुछ सरदार थे और कुछ उनके फॉलोअर्स थे, सब्जेक्ट्स थे उनके, समझ रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि ये फैमिलियां एक साथ हमें मिली है।
वहां से यह भी पता चलता है कि इन फैमिलियों का इम्तियाज बाकियों से अलग था। समझ रहे हैं? तो इनमें मेगालिथ्स में क्योंकि ऐसे स्केलेटन भी पाए जाते हैं जिससे इंडिकेशन यह मिलती है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स को अलग अलग वक्तों में दफन किया गया था। तो इसका मतलब है बिरियल साइट्स भी लोगों की अलग अलग हुआ करती थी। जैसे आज भी जो मजार बनाते हैं लोग, तो वहां पर अपने अपने अलग अलग जगहें उन्होंने रखी होती है, तो फिर अपने लोगों को अपने लोगों के साथ ही दफन करते हैं। तो इस तरह की चीजें वहां भी हमें मिलता है कि यहां पर सेम जगह पर अपने डेड को वो एक ही जगह पर वो दफन करते थे। यानी सेम पीरियड की वो स्केलेटन नहीं मिलती है, बल्कि अलग अलग पीरियड्स की मिलती है। तो जब हम उनकी कार्बन 14 डेटिंग या कुछ इस तरह की डेटिंग जो एक्यूरेट डेटिंग होती है, उनसे हमें पता चलता है कि ये बेरियल्स जो है अलग अलग वक्तों में हुआ है और इनको भरी किया गया, जो स्केलेटन्स मिले हैं अलग अलग वक्तों में इनको यहां पर रखा गया है। और अब यहां पर यह भी मसला है कि अगर हम किसी जगह पर बेरियल बनाएंगे तो इसको वो क्या ऐसे ही खुला छोड़ते थे, तो अगली दफा जब मैयत आ जाए तो उसमें डाल दी, नहीं, बल्कि उसमें जिसको पोर्ट होल्स कहते हैं, एक तरह का सुराख रखा जाता था, तो उसके नीचे यहां पर बोल्डर से बंद किया जाता था। और अगली दफा जब वो अगली लाश को लाते थे तो फिर वो वही वाला हिस्सा वो थोड़ा सा खोलते और उससे दूसरी लाश को अंदर दाखिल कर देते थे। समझ आई बात? तो ये तरीका उनका था। क्योंकि यहां पर यह भी सवाल आ सकता है दिमाग में कि अलग अलग वक्तों में जो उसमें वो बॉडीज डाली जाती थी, तो क्या वो सारे का सारा बेरियल जो है बाद में बनाया गया या पहले बनाया गया, ये किस तरह? नहीं, वो पहले बना हुआ था और उसके बाद जो लाशें आती थी, और जो स्केलेटन से पता चलता है कि जो बाद में आने वाली लाशें थी वो असल में इन ही पोर्ट होल्स के जरिए से उनमें डाल दी जाती थी। समझ रहे हैं? और फिर उसके बाद जो है एक ऊपर एक बड़ा सा पोल इरेक्ट किया जाता था, जिसकी मैंने पहले जिक्र की, जो आमतौर पर हमें इन बिरियल साइट्स से मिलता है और जिसकी वजह से इसको सेंटिनल कहते हैं। तो ये बिरियल साइट्स का एक साइन पोस्ट हुआ करता था कि हाँ, यहां पर एक बिरियल साइट है, तो दूर से ही लोगों को पता चलता था कि ये वो जगह है जहां पर लोगों ने अपने डेड को दफन किया गया है। अब इसके अलावा भी हमें एक और बिरियल मिलता है। ये महाराष्ट्र के इलाके में है, वेस्टर्न इंडियन सिविलाइजेशन में इनाम गांव, यहां पर ये इनाम गांव का इलाका है। अभी हमने जो पढ़ा था वो था ब्रह्मगिरी, यहां पर है इनाम गांव। मैं दिखाता हूं, यहां पर इनाम गांव है और इनाम गांव के यहां जो है एक डायमंड का वो बना हुआ है निशान। तो इस डायमंड के निशान का अगर आप मतलब यहां, तो ये अर्ली विलेज, ये अर्ली विलेजेस की साइट है। तो यहां पर इनाम गांव में जो हमें बिरियल्स मिलता है वो असल में कैल्कोलिथिक पीरियड से मिलता है। जब आप आगे चलकर हिस्ट्री पढ़ोगे तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक हमने पढ़ा। उसके बाद एक पीरियड स्टार्ट हुआ जब कॉपर के साथ साथ आयरन टूल्स इस्तेमाल होते, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमने बात की थी, तो उसको हम कैल्कोलिथिक, और कुछ लोग इसको शैल्कोलिथिक भी पढ़ते हैं, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? कैल्कोलिथिक, CHALCOLITHIC, कैल्कोलिथिक इसको पढ़ते हैं। इसका हम लफ्जी मतलब अगर हम कहेंगे तो दैट मीन्स कॉपर स्टोन एज, यानी ये वो जमाना है जब कॉपर का जो है कॉपर की डिस्कवरी हुई थी। तो ये असल में इस जो ब्रह्मगिरी की हमने बात की उससे पहले वाला बेरियल है। और यहां पर अंदाजा लगाया जाता है कि 1000 लोग इस गांव में रहते थे और 134 हाउसेस एक्सकेवेट किए गए। उस जमाने से ताल्लुक रखने वाले कितने? 134 गांव के ये हाउसेस, एक तरह की हट्स वो हैं, पुराने तर्ज की हैं। तो आपको इसका वो भी मिल सकता है, जो हम यूजुअली हम देखते हैं कि इसकी एक फोटोग्राफ भी आपको मिल सकती है। अगर आप गूगल करेंगे तो वो भी मिल सकता है, और हो सकता है इस पर किसी ने इस इलाके पर किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने कोई अपनी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हो। तो ये इनाम गांव जो है ये असल में एक खास दरिया की एक नदी यहां से गुजरती है, जिसको गोड की नदी कहते हैं। गोड नदी से गुजरता है और ये वहां पर एक छोटा दरिया है, उसको भीमा कहते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी है। ये ट्रिब्यूटरी अब बार बार आ रही है, ट्रिब्यूटरी अब आपको पता चल गया कि वो क्या होता है। और
ऐसा लगता है कि ये 3600 से 2700 बरस के बीच का जमाना है। यानी इसका मतलब है वहां पर हमने 3700 की बात की, और फिर जब नीचे आ गए हम तो हमने ब्रह्मगिरी की बात जो है 3000 साल की बात की। और ये जो है ये असल में एक लंबे स्ट्रेच पर गया ये गांव, और ये 3600 और 2700 ईयर्स के बीच में, यानी 3600 बरस और 2700 बरस के बीच वाला जमाना है, इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और यहां पर भी हमें बिरियल्स मिले हैं और इसी तरह के बिरियल्स मिले। और यहां पर अडल्ट्स को आमतौर पर बरी एक खास तरीके से किया जाता था कि दे वर लेड स्ट्रेट और उनका हेड हमेशा नॉर्थ की तरफ। तो इससे आपको एक सिमिलैरिटी नजर आएगी कि आज भी जो है मुसलमान जो है नॉर्थ की तरफ ही अपने डेड की क्या करते हैं, अपने उनके सिर को रखते हैं। समझ रहे हैं? तो इससे भी पता चलता है कि कुछ सिमिलैरिटीज पुराने कल्चर से निकल के अभी तक चलती आ रही है। समझ रहे हैं? तो ये बिरियल्स जो है हमें कहीं कहीं पर घरों के अंदर भी दिखती है। कहां पर? घरों के अंदर। वहां पर हमने देखा मेगालिथ्स में, यहां पर कहां पर? घरों के अंदर ये। और वो एक खास किस्म के वैसल्स भी उनके साथ पाए गए। किनके साथ? डेड के साथ। यहां पर भी ये हमें पता चलता है कि यहां पर भी लोगों की आस्था थी कि लाइफ आफ्टर डेथ है, और ये इस शख्स को आगे चलकर जो है फूड की जरूरत पड़ेगी, तो दे कंटेनड दीज वेसल्स कंटेनड फूड एंड एज वेल एज वाटर, और उसके रिमेन्स भी मिले हैं, एंड दीज थिंग्स वेर प्लेस्ड अलोंग विद द डेड। समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें जो है इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। और यहां पर एक शख्स की जो है उसकी बिरियल हमें मिली, और ये एक बहुत बड़ी स्केल्टन है, बहुत बड़ी कब्र हमें मिली, और इसको दफन किया गया था एक 4 लेगड जार में। यानी एक बहुत बड़ा मटका बनाया गया था और उसकी 4 टांगे बनाई गई और उसी में प्लेस की गई थी उसकी ये जो डेड बॉडी है। और ये ऐसे घर में पाई गई जिसके 5 कमरे थे। कितने? और शायद जितने भी घर, हमने 120 घर की बात शायद अभी की, तो जितने भी घर वहां पर मिले उन घरों में सबसे बड़ा घर था। और ये सेंटर में, सेटलमेंट के सेंटर में ये घर पाया जाता है। और इस घर के साथ एक ग्रेनरी, बहुत बड़ी ग्रेनरी भी है जिसमें लोग अपने ग्रेन्स को जमा करते थे। क्या अंदाजा हो रहा है आपको ये कौन हो सकता है? ये शख्स लीडर होगा उस इलाके का। आराम से अब समझ आती है ये बातें, क्योंकि तभी तो ये सबसे बड़े महल, एक तरह से उसका महल सबसे अलग उसका घर है, उस घर के कमरे भी ज्यादा हैं, उसमें ग्रेनरी है। इससे पता चलता है कि यहां पर ये शख्स जो है ये कोई खास मकाम रखता था उसमें, और सेंटर में पाया जाता है। तो और उसकी बॉडी जो है उसको प्लेस किया गया था क्रॉस लेगड पोजीशन में। वो तो स्ट्रेट ले करते थे, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसका बिरियल जब मिलता है तो इसकी लेग्स को क्रॉस लेग किया गया, एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखा गया है। तो ये इसकी खास बात है। अब यहां पर आपसे सवाल भी इसने पूछा, हालांकि मैंने आपसे ये सवाल पहले ही पूछा है, डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ ए चीफ? तो हमें तो पहले, और ये कहता है गिव रीजन तो यही है कि ये खास टाइप की बिरियल है, और ये 4 लेगड जार के अंदर है, जो कि बाकी जगहों पर जो बिरियल्स मिलते हैं वो उनमें ये इस तरह का नहीं है। और ये घर जो है बाकी से बिल्कुल अलग है। ये 4 रूम्ड लार्जेस्ट हाउस है उस सारे इलाके का, और इसकी एक ग्रेनरी भी है। इससे पता चलता है कि लोगों से शायद वो लगान भी वसूल करता था जो अपनी ग्रेनरी में फिर बैद में रखता था। तो इससे काफ़ी चीज़ें जो है पता चलती है। अब चूंकि जब हम देखते हैं कि यहां से इनाम गांव से हमें ये मिला, तो इससे हमें आर्कियोलॉजिकल और फाइंडिंग्स क्या मिलती है। जिस तरह हमने वहां अल्फाज जो मिलते हैं वो हमें क्या बताते हैं, जब हम किताबें पढ़ते हैं ऋग्वेद के अल्फाजों पर हमने गौर किया था, तो वो क्या हमें बताते हैं। हमने वहां चैरियट्स की बात सुनी, कार्ट्स की बात सुनी, हॉर्सेस की बात सुनी, रिवर्स की बात सुनी, तो हमने उससे अंदाजा लगाया कि ये लोग किस तरह सोचते थे, और इनके ऑक्यूपेशंस उनके बारे में भी हमने बात की। और जो वहां चीजें मिलती हैं उनसे ये सारी चीजें पता चलती है। और यहां पर भी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारी चीजें जो है वो इन्होंने पाई। और इनमें क्या क्या था? व्हीट है, बार्ली है, राइस है, मुख्तलिफ किस्म के पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, पीज है, सेसमी जिसको हम शीशम कहते हैं, ये सारे के सारे अनाज यहां पर मिले।
या दालें हमें मिली। इसके अलावा बोन्स हमें बहुत मिली काफी एनिमल्स के, लेकिन इन बोन्स में कट मार्क्स है। क्या पता चलता है? अगर बोन्स सही सालिम हमें मिलेंगी इसका मतलब है नेचुरल डेथ हो गई, लेकिन अगर कट मार्क्स बोन्स में है तो क्या क्या पता चलता है? नहीं, वो तो हो गया अगर हमें इंसानों की कट मार्क्स में, हम तो जानवरों की एनिमल्स की बात करते हैं, तो उससे कट मार्क्स से क्या पता चलता है? प्रॉबेबली दे हैव बीन यूज्ड एज फूड, समझ रहे हैं? तो तभी तो लोग उनको तोड़ तोड़ के काट काट के रखते थे, समझ रहे हैं? तो कौन कौन सी चीजें यहां मिलती है? कैटल मिलता है, कैटल के बोन्स मिलते हैं, बफलो के मिलते हैं, गोट के मिलते हैं, शीप के मिलते हैं, डॉग के मिलते हैं, हॉर्स के मिलते हैं, एस के मिलते हैं। अब ये बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ जानवर, अब बहुत सारी लंबी फहरिस्त है जो हरपन सिविलाइजेशन के लोग इस्तेमाल करते थे। और पिग्स भी मिलते हैं, और इसके अलावा सांबर, स्पॉटेड डेयर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, यहां तक कि मंगूस। हो सकता है कि कुछ नेचुरल भी हो, ऐसे ही पड़ी हुई हड्डियां तो एक दूसरे ने इस्तेमाल की हो सकता है लोग सभी चीजें फूड के लिए इस्तेमाल ना करते हो। हाइपोथेसिस पर ही हम काम चलाते हैं, बात समझ आई? और इसके अलावा बर्ड्स की बहुत सारी बोन्स, क्रोकोडाइल्स की बोन्स, क्रॉक जो होती है तो मगरमच्छ, उसके भी बोन्स मिलते हैं, टर्टल्स के बोन्स मिलते हैं, क्रैब्स और फिश के भी बोन्स मिलते हैं। बात समझ आई? तो ये सारी चीजें जो है और इसके अलावा फ्रूट्स की एविडेंस भी मिलती है कि वो बेरी का इस्तेमाल करते थे, आमला, जामुन और मुख्तलिफ किस्म के जो बेरीज इस्तेमाल होती थी, और उसके अलावा डेट्स, और ऐसा लगता है कि ये इनको कलेक्ट करके हासिल करते थे। और जब हम इन चीजों को हमने अब देखा, तो अब इससे ये जो एविडेंस है ये हमें क्या बताती है कि ये लोग कौन सा काम करते थे, कौन से ऑक्यूपेशंस होते थे। तो जब हम देखते हैं अनाज की बहुत सारी किस्में, तो फार्मिंग का पता चलता है। जब हम कैटल को देखते हैं तो हर्डिंग, और जब हम वाइल्ड एनिमल्स को, एंटीलोप्स वगैरह को देखते हैं, ब्लैक बक को देखते हैं, तो ये चूंकि डोमेस्टिक एनिमल नहीं है तो हंटिंग। और फिर मुख्तलिफ बेरीज वगैरह का वो मिलते हैं, उनके फ्रूट्स के वो निशानात मिलते हैं, तो उससे क्या पता चलता है? गैदरिंग भी होती थी। तो ये फार्मिंग, हर्डिंग, हंटिंग, गैदरिंग किस तरह हम लिखते हैं ये पता चलता है। तो ये इस तरह से जो है, जिसको हम हिस्टोरियोग्राफी, ये बड़ा बढ़िया चैप्टर था हिस्टोरियोग्राफी का, और हम एल्सवायर भी जाएंगे क्योंकि हम अक्सर बेशतर जाते हैं। तो एल्सवायर आज हम चाइना जाएंगे, ठीक है? तो ये भी उसी जमाने से ताल्लुक रखता है, 3500 बरस। और मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाते समय पहले इंट्रोडक्टरी लेसन में कहा था कि वहां पर 400-500 साल का कोई फर्क हम हिस्ट्री में, फिर तो जब हम बड़े पैमाने पर करते हैं तो वहां तो हजारों साल का फर्क भी बड़ा फर्क समझा नहीं जाता है। तो ये 3500, तो हमने 3700, अभी 3000, अब ये 3500 और 2700 इसके आसपास, यानी ये तकरीबन 1000-2000 का जो पीरियड है इसको हम पढ़ रहे हैं। बात समझ आई? तो यहां पर हमें फर्स्ट एविडेंस मिलती है राइटिंग की। किसकी? राइटिंग की। यह बड़ा मसला है कि हम जो है इंसानों ने जो तरक्की बाद में की वो असल में मरहूनी मिन्नत है लिखाई पढ़ाई की, और आज भी लिखना पढ़ना, इसीलिए हम यहां बैठे हैं। तो इसीलिए हम इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना वो दिमाग लगाते हैं। तो वरना हम भी वहाँ खेल कूद के लिए जा सकते थे। तो इसका मतलब है हमेशा जब भी इंसानों ने तरक्की जो भी की है, अभी तक जो भी हुआ है वो इसी की वजह से हुआ है, और उसमें राइटिंग की जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी से ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे जनरेशन की तरफ। जो है, जो हमारी एक्सपीरियंस है, हमने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है, उसको अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो ये लिख के रखना पड़ेगा। बात समझ आई? तो यहां पर चाइना की इन साइट से हमें राइटिंग की पहली राइटिंग्स का पता चलता है, और ये राइटिंग्स एनिमल बोन्स पर पाई जाती है। किन पर? एनिमल बोन्स पर। और इनको हम ऑरेकल बोन्स कहते हैं। ये खास नाम है, याद रखना। क्या कहते हैं इनको? और ये होते थे दो तरह के ऑरेकल्स। एक होते थे जो ऑक्स होता है, बैल जो होता है, उसका स्कैप्यूला, जो उसकी थाई बोन होती है। तो वो थाई बोन जो यहाँ पर वो ऐसी बहुत उसमें वो काफ़ी या तो कंगूश कशिर पैठन मानन है। तो ये थाई बोन जो है, और इसके अलावा टर्टल का जो ऊपर वाला जो प्लास्ट्रॉन होता है,
टर्टल के ऊपर जो कवर होता है उसका, वो इस्तेमाल होता था। और ये पायरोमेंसी के लिए, पायरोमेंसी का मतलब होता है कि ये एक तरह की डिविनेशन है कि हम गैब की खबरों को जाने, उसके लिए इस्तेमाल होती थी। समझ आई बात? और ये कब का ज़माना है आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये जब लेट पीरियड, जब शैंग डायनास्टी का जो लेट पीरियड आया, तो उसमें, और ये इसके लिए अगर हम प्रॉपर वर्ड्स का इस्तेमाल जो इसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है, वो स्कैपुलोमैंसी कहते हैं। अगर ऑक्स के स्कैप्यूल पर ये बनाया हुआ है तो उसको स्कैपुलोमैंसी कहते हैं। और प्लास्ट्रोमैंसी उस वक्त कहते हैं जब प्लास्ट्रॉन्स, जो टर्टल के प्लास्ट्रॉन होते हैं, अगर उन पर बनाया गया है। ये प्रॉपर अल्फाज जो है। और यूजुअली यूज किसके के लिए इस्तेमाल होते थे? आपकी बुक में लिखा है कि दे वर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो ये मुस्तकबिल देखने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो एक तरह से जो इंसान के आने वाले वक्त में भविष्यवाणी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो भविष्यवाणी किंग्स इस पर बहुत रिलाई करते थे। अक्सर बेशतर उनके मुख्तलिफ क्वेश्चंस हुआ करते थे, और ये उन क्वेश्चंस का आंसर चाहते थे उन लोगों से जो ये इल्म जानते थे, और वो अपने इंस्क्राइब्स को लाते थे और उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल, मिसाल के तौर पर कि जो मैं जंग करने जा रहा हूं, क्या मैं वो जीतूंगा या हारूंगा? पहले से मुझे अगर खबर होगी तो मैं उसी एतमाद से लड़ूंगा, या अगर मुझे पता है कि मैं ये जंग जीत नहीं सकता तो फिर मैं लड़ूंगा ही नहीं। दूसरी बात कि क्या इस साल जो है फसल अच्छी होगी या बुरी होगी, फसल में किस तरह का इंप्रूवमेंट हो सकता है या इसमें कोई डिक्लाइन हो सकती है। तो ये सारी बातें। और इसके अलावा एक और मसला होता था कि बादशाह का बेटा होना चाहिए, तो वो अक्सर बेशतर ये सवाल पूछते थे। और ये जो ओरेकल्स का ये इल्म जानने वाले, जो एक तरह के ज्योतिषी होते थे, वो उनको बुलाते थे, और फिर इसको क्या किया जाता था? द बोन्स वायर पुट इनटू द फायर। इसको आग में, बोन्स को आग में डाला जाता था। किसमें? और चूंकि हीट से ये बोन्स क्रैक होती थी, जो गर्मी लगती थी तो ये बोन्स क्या होती थी? क्रैक होती थी। उसमें मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनती थी, और जो फॉर्चून टेलर्स होते थे, जो ज्योतिष होते थे, फिर इन क्रैक्स को ट्राई करते थे पढ़ने की। तो उनका एक अंदाजा लगाते थे इन क्रैक्स का क्या मतलब है। और चूंकि ये एक ऐसा एक मामला था कि जिसको हम तुक्काबाजी भी कहते हैं, तो तुक्का कभी लगता भी था, तो अक्सर बेशतर इनसे मिस्टेक्स भी हुआ करती थी। और इसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी है कि फिर जो है बादशाह उनसे नाराज भी होते थे, और अगर कभी तुक्का ठीक लगता था तो उनको बहुत ज़्यादा इनामात से नवाजा जाता था। तो ये सारी बातें हुआ करती थी पुराने ज़माने में। और उस जमाने के बादशाह जो थे, दे लिव्ड इन पैलेसेस एंड इन सिटीज। ये हम कहां की बात कर रहे हैं? चाइना की बात कर रहे हैं। और दे हैव गॉट वास्ट अमाउंट, दे हैव अमेस्ड एक्चुअली वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ। उनके पास बहुत बड़े खजाने होते थे, और इनमें डेकोरेटिव ब्रॉन्ज वेसल्स बहुत ज्यादा होती थी। ब्रॉन्ज उस जमाने में जिस तरह आज हम मेटल को देखते हैं, मेटल की आज भी कदर कीमत बहुत ज़्यादा है, तो ब्रॉन्ज काफ़ी इसमें काफ़ी चीज़ें वहाँ मिलती है ब्रॉन्ज की, उस ज़माने से जो ताल्लुक़ रखती हैं। और लेकिन ये लोग भी अभी आयरन का इस्तेमाल नहीं जानते थे। कौन से लोग? यानी ये यहां पर लोग जो थे ब्रॉन्ज से ही अभी ताल्लुक़ रखते थे। यहां भी आपको वो बात क्लियर हो जाएगी जब हमने कहा कि हम पास्ट्स पढ़ रहे हैं, हालांकि एक ही जमाने की बात कर रहे हैं। तो एक ही जमाने में अलग अलग, एक जगह मेगालिथस है, एक जगह जो है वो बेरियल साइट जो है गारी है, और एक जगह लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, और एक जगह अभी भी ब्रॉन्ज का ही इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और ये जो है इनकी ऋग्वेदा के जो राजा थे, महाराजा थे, उनसे ये मुख्तलिफ थे, उनसे मुख्तलिफ। क्योंकि ऋग्वेदा के राजा महाराजा जो थे, उनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि उनके पास पैलेसेस नहीं थे, उनके पास कोई कैपिटल, उनको कोई पैसा नहीं होता था, उनके पास उतनी ज़्यादा वेल्थ नहीं होती थी, शहरों में नहीं रहते थे, उनकी आर्मीज़ नहीं होती थी। लेकिन इनके पास, यहाँ चाइना की जब हम बात करते तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये सारी चीज़ें थी। तो इससे भी डिफरेंस पता चलती है कि उनके पास्ट और इनके पास्ट में कहाँ डिफरेंस है। दैट इज़ वाई वी से पास्ट। क्लियर? तो थैंक्स अ लॉट। ये हो गया ये चैप्टर क्लियर। तो इंशाल्लाह हम अगला चैप्टर अगले दिन करेंगे।